कि बच्चों में ये घुटने का दर्द आजकल क्यों देखने में आ रहा है? ग्रोइंग पेन्स होते हैं, बढ़ते हुए बच्चों में अमूमन पाया जाता है। अच्छा, क्या ये जेनेटिक होता है कि सिंपल ब्लड टेस्ट से हम बचपन में ही जान सकते हैं क्यों देखने में आ रही? 10-15 सालों में अगर आप देखेंगे, स्पेशली नाइट के टाइम में कभी भी टीवी मोबाइल का इस्तेमाल स्पेशली बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, साइकिलिंग बच्चों के लिए कैसी रहती है? मेरे पास बच्चे 2022 में स्पेसिफिकली इतने आते थे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो हम में से सभी के घर के लिए, बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बच्चों में घुटने में दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा देखने में मिल रही है। इसके लिए एक बार फिर से आज हमारे साथ में डॉक्टर शरद गुप्ता हैं, जो कि जाने माने ऑर्थो सर्जन हैं और दिल्ली एनसीआर में रोबोटिक सर्जरी करते हैं। तो डॉक्टर शरद से आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो डॉक्टर शरद, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। और जैसा कि हमने कहा था, पार्ट 2 में हम बच्चों के जो आजकल घुटने के दर्द की समस्या बढ़ती चली जा रही है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमें बताइए कि बच्चों में ये घुटने का दर्द आजकल क्यों देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल। तो आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चों में घुटनों के दर्द की संख्या और उनकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। बच्चों के जो दर्द होते हैं वो घुटनों के भी हो सकते हैं और पैरों के भी दर्द होते हैं। तो जो पैरों के दर्द मोस्टली देखे जाते हैं वो ग्रोइंग पेन्स होते हैं, बढ़ते हुए बच्चों में अमूमन पाया जाता है, बढ़ती हुई उम्र में होता है वो। अब ये जो ग्रोइंग पेन्स हैं, इसके कारण एक्सेसिव एक्सर्शन, मतलब बच्चा सुबह से शाम तक भागता है, उसके कारण मांसपेशियों में दर्द होता है, उसके कारण भी ग्रोइंग पेन्स हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन के कारण भी ग्रोइंग पेन्स हो सकते हैं। एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब पोषण की कमी के कारण भी ग्रोइंग पेन्स एंड नी पेन्स बच्चों में हो सकते हैं। तो इन सब कारणों के से मिलकर हमारे बच्चों में देखा जाता है कि आजकल इसकी टेंडेंसी और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके अलग अलग टाइप के उपचार अवेलेबल हैं, बट सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि घुटनों में दर्द और पैरों में दर्द बच्चों के क्यों हो रहा है। ये लाइफस्टाइल के कारण भी हो सकता है। अमूमन अगर देखा जाए तो आजकल हमारे बच्चे बाहर खेलने कम जाते हैं, जितना कि आप और मैं अपने बचपन में बाहर खेलने जाते थे। उसके मुकाबले आजकल बच्चे ज़्यादातर घर में रहना प्रेफर कर रहे हैं, जिसके कारण फिज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है बच्चों की। उसकी वजह से ग्रोथ हैम्पर हो रही है, उनकी बोन्स में अप्रोप्रिएट मसल्स में एक्सरसाइज और जितना जोर पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण आजकल बच्चों के घुटनों में और पैरों में दर्द कई ज़्यादा देखे जा रहे हैं। ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका सही जवाब देने पर एक लकी विजेता को डॉक्टर शरद से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। इसलिए लास्ट तक इस एपिसोड को जरूर देखिएगा। अच्छा, क्या ये जेनेटिक होता है कि माँ बाप के, मतलब ऐसा सोचने में आता है कि माँ बाप के अगर आर्थराइटिस हुई है, उनके घुटनों में दर्द है, तो क्या बच्चों के में भी ऐसा कुछ होता है क्या जेनेटिक? आर्थराइटिस का अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हम माने तो हाँ, अगर मदर फादर को वाकई में ही आर्थराइटिस पॉजिटिव है, जिसको हम गठिया कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर वाकई में ही पॉजिटिव आया है, तो ऐसी कंडीशंस में बच्चों में आने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि एक जेनेटिक फैक्टर होता है कि जिसके कारण आर्थराइटिस बच्चों में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को आर्थराइटिस है वो ज़रूरी अपने बच्चों को आर्थराइटिस वाले जीन्स पास ऑन करें, बट फिर भी अगर मदर फादर को आर्थराइटिस है तो बच्चों को एक बारी आर्थराइटिस के लिए इवैल्यूएट करना, अपने डॉक्टर को दिखाना, उनके ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है, जिससे कि बचपन से ही पता चल पाए कि वो आर्थराइटिस, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आम भाषा में गठिया बोलते हैं, उस रोग से पीड़ित तो नहीं है। एंड अगर पीड़ित हैं तो आर्थराइटिस का टोटल ट्रीटमेंट अलग ही होता है। वो एक अलग तौर में काम किया जाता है, एक अलग दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उसको पहले से ही स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो आपने टेस्ट बताया, ये क्या कोई ब्लड टेस्ट होता है? जी, आर्थराइटिस के 3-4 टाइप के ब्लड टेस्ट होते हैं। कोई ऐसे बहुत स्पेसिफिक बोन्स का टेस्ट या वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हम बचपन में ही जान सकते हैं कि बच्चों को या अडल्ट्स को भी जैसे बात करें तो आर्थराइटिस है कि नहीं है, जिससे एक टोटल क्लैरिटी आ जाती है कि वाकई में ये आर्थराइटिस वाले रोग से पीड़ित हैं कि नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इधर कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स की कमी क्यों देखने में आ रही? 10-15 सालों में अगर आप देखेंगे तो D3 बहुत कम होने लगा है लोगों का, कैल्शियम बहुत कम होने लगा है, जबकि आजकल के जो माँ बाप हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं अपने बच्चों के लेके। हम लोगों के माँ बाप इतने ध्यान नहीं देते थे कि क्या खाया क्या नहीं, बॉर्नवीटा पी रहा है कि नहीं पी रहा है। तभी बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, इतने ज़्यादा उत्पाद आ गए हैं
तो माँ बाप ऑलरेडी इनको दे रहे हैं, फिर भी आपका जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बॉडी को वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके पीछे क्या आप देखते हैं, क्या इसका रीज़न हो सकता है? तिवारी जी, आपका जो ऑब्जर्वेशन है कि आजकल बच्चों में विटामिन, कैल्शियम और न्यूट्रिशन की कमी पाई जा रही है, वो बिल्कुल ठीक है। पिछले लगभग 10 साल से अगर बात करें तो ये जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है ये रैम्पेंट है, बहुत सारे बच्चों में पाया जाता है। हम जिसका भी ब्लड टेस्ट कराते हैं विटामिन डी, कैल्शियम, B12 लो पाए जाते हैं। इसके कुछ कारण हैं। अब हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारे साथ हमारा भी लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, बच्चों का भी लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। हम बचपन में बहुत बाहर खेलने जाते थे, दूसरों फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। आजकल हमारे बच्चों का सर्कल रिस्ट्रिक्ट हो गया है, वो अपने एक रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में खेलते हैं, बाहर कम जाते हैं, धूप कम लगती है, फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है। अब जब बॉडी में फ़िज़िकल एक्टिविटी की कमी हो, खाने पीने में आजकल लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आया है। बाहर का खाना, सैटाइटी फूड, चिप्स, चॉकलेट, बच्चा खाता नहीं है। मेरे पास कितने पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, चिप्स वगैरह से अपना पेट भर देता है। सो दोज आर हैप्पी फूड्स। बच्चा खाना चिप्स खाया, उसने पेट तो भर गया बट बॉडी में पोषण नहीं मिला। तो ये जो रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेज्ड फूड्स हैं, इसके कारण हमारे बच्चों का न्यूट्रिशन कम होता चला जा रहा है। जो कहते हैं अंदर से ठोस, वो नहीं है। तो ये सब जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं उसके कारण बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा, ये मेजर लाइफस्टाइल चेंज जो आया था जो कोविड के बाद आया था। कोविड के टाइम में चाहते हुए और ना चाहते हुए भी सब लोग घर के अंदर बंद हो गए थे। फिजिकल एक्टिविटी लोगों की बहुत कम हो गई थी। बाहर आना जाना किसी कारणवश, कोविड ना लग जाए इस वजह से बाहर आना जाना सबका बंद हो गया था। बट उसके बाद लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया कि ओवरऑल मिलना जुलना, खेलना कूदना बच्चों ने कम कर दिया है। कोविड के बाद हमने इतने बच्चे देखे जिनको कॉन्ड्रोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया इतना ज़्यादा पाया गया। ऑस्टियोमलेशिया मतलब बोन्स में कैल्शियम और विटामिन डी के कमी के कारण उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। मेरे पास बच्चे 2022 में स्पेसिफिकली इतने आते थे कि जिनकी चाल में, गेट पैटर्न में इतना फ़र्क हो गया था कि वो झुक झुक के चलते थे। आप उनको बोलें कि सीढ़ी चढ़ के दिखाओ तो उनको सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो गया था। एवेलुएट करते थे, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 बहुत ही कम मिलता था। एंड सिंपल ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। जब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए जाते थे एक वंडरफुल मार्वलस रिकवरी आती थी। पता भी नहीं चलता था कि ये वही बच्चा है जो पहले चलने में भी असंभव हो पा रहा था जिसके लिए। अब आपका जो सवाल है कि हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा क्या वाकई में फ़ायदा करते हैं? हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा अगर आप माने तो ये एक, मेरे हिसाब से कंपनीज मेरे से नहीं अच्छे मानेंगी, बट एक मार्केटिंग गिमिक है। हम हॉर्लिक्स देते हैं, बॉर्नवीटा देते हैं, अपने बच्चों को हम सोचते हैं कि हमने उनको बहुत अच्छी चीज़ पिला दी। बट अगर आप उसका डब्बा उठा के देखेंगे तो हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान जो 3 ब्रांड सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिकते हैं, उसके अंदर 60% शुगर है। और उसी वजह से बच्चे पीते हैं। मीठा लगता है और टेस्ट आता है। उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू एज गुड एज नथिंग है। हमारे इंडियन बैलेंस डाइट में इतना अच्छा न्यूट्रिशन है कि अगर ढंग से खाना हमारे बच्चों को खिलाया जाए, जो हमारे बुजुर्ग खिलाते थे, अच्छा पोषक बैलेंस डाइट जो घर का खाना होता था, उसी से सारा न्यूट्रिशन पूरा जाएगा। कोई हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ये एक टेस्ट एनहांसर्स है। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को बॉर्नवीटा खिलाते हैं, अब और महंगा सब्स्टिट्यूट पीडियाश्योर पिलाते हैं और हम सोचते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं, हमने कोई बहुत अच्छी चीज़ दी। बट मानिए कि उसमें हार्डली कुछ न्यूट्रिशन है, केवल शुगर है जो टेस्ट एनहांसर है। हमारा बच्चा उसको दे के अच्छा तो फील करता है बट उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। तो अगर बच्चे को बॉर्नवीटा पिला रहे हैं तो एज ए टेस्ट एनहांसर पिलाएं, वो न्यूट्रिशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों को दूध पिलाने के लिए माँ बाप अक्सर बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और माएँ तो पीछे पड़ी रहती हैं। अभी भी माओ में देखा जाता है दूध को लेके। तो दूध को लेके अभी कुछ दिनों से धारणा ये चल रही है कि इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, काऊ मिल्क की जगह आप सोया मिल्क आ गया है। और तो क्या आपका क्या मानना है कि मिल्क बच्चों के लिए कहाँ तक कारगर है और ये कितना उपयोगी है? मेजॉरिटी बच्चों की बात करें तो सब लोगों को मिल्क टॉलरेट होता है। हमारी जनरेशन में सब लोगों ने बचपन से मिल्क पिया है और हमारी ग्रोथ अच्छी रही है। अब ये नया मार्केटिंग में किया फैट्स माने कि न्यूट्रिशन फैट्स हैं, सोया मिल्क देना है, ये देना है, वो देना है, वो एक बहुत ही कम सेक्ट ऑफ बच्चे जो होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिसकी परसेंटेज फॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत कम है। फॉरेन में थोड़ा लैक्टोज इंटॉलरेंट ज़्यादा पाया जाता है, बट हमारे इंडियन बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट बहुत ही कम होते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस आपका बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जो आपके पीडियाट्रिशियन ने लेबल किया है कि उसको दूध नहीं देना है, तो एक मिल्क एक होल फूड है, उसके अंदर न्यूट्रिशन है, उसके अंदर सारी जितना कार्बोहाइड्रेट्स और फैट चाहिए वो सारा बच्चे को मिल जाता है। सो इट इज़ अ गुड सोर्स। आपको दूध देने से बच्चे को शर्माना नहीं चाहिए, आपको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट का पार्ट है। दूध देने से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी कुछ दिनों से RO वाटर को लेके
कई स्टडीज़ आई हैं, इवन WHO ने भी, मैंने भी एक एपिसोड अपना बनाया था। WHO की रिकमेंडेशन ये है कि 500 TDS तक आपका आपका अगर टैप वाटर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आप आराम से पी सकते हैं। अभी RO कंपनीज़ की भी कुछ मार्केटिंग गिमिक्स हैं, तो सडनली अभी मैंने अपना RO जब चेक कराया, इनफैक्ट सर्विस कराया, तो उसका 25 TDS था, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। उसमें ना मिनरल्स है ना विटामिन, सब निकल गया। अब जो टैप वाटर है वो ऑलरेडी 220 आ रहा है और ये 90% प्योर कर देता है RO। तो RO को लेके भी क्या ये समस्या बढ़ रही है? आपका इस विषय में कुछ, आपका क्या नज़रिया है? RO आज की डेट में अगर माने तो एक काइंड ऑफ मैंडेट है। हमें साफ़ पानी चाहिए जिससे वाटर बॉर्न डिजीज़ कम हो जाएं, वरना पहले आप देखेंगे कि कॉलरा, डायरिया, इन सब के इंसिडेंसेस, टाइफाइड के इंसिडेंसेस ज़्यादा मिले जाते थे, जो कि एक गंदे पानी पीने की वजह से होता था, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से। अब अगर फिल्ट्रेशन की माने तो हाँ, RO है एक अच्छा चीज़ है, बट हाँ थोड़ा सा उसमें से न्यूट्रिशन लैक हो जाता है हमारे वाटर के अंदर, बट कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट उसका नहीं है। TDS अपना चेक कराएं, बहुत लो नहीं होना चाहिए, थोड़ा न्यूट्रिशन उसके अंदर, मिनरल्स आपके अंदर जाएं, बट एक फ़िल्टर्ड वाटर और साफ़ वाटर पीना बहुत ज़रूरी है, वाटर बॉर्न डिजीज़ ना हो उसके लिए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, साइकिलिंग बच्चों के लिए कैसी रहती है? जी, साइकिलिंग एक नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज होती है, जिसमें जब हम पेडल करते हैं तो हमारी बॉडी का वेट नहीं जाता है, हमारी मसल्स काम करती है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो साइकिलिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है फिजिकल एक्टिविटी के लिए, एंड स्पेसिफिकली बच्चों में नहीं, अडल्ट्स में भी अगर नी पेन है तब भी साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। इन बच्चों के लिए कोई भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी गुड। बच्चों को रोज़ाना हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम देना चाहिए खेलने के लिए, चाहे वो साइकिलिंग के तौर में हो। स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, उसमें आपकी स्किल्स भी डेवलप होती हैं, आपकी बॉडी का मूवमेंट भी होता है, एंड जो बचपन में बच्चे खेल खेलते हैं उसको खेलने देना चाहिए। स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स बच्चों को परस्यू करने चाहिए रादर देन इंडोर स्पोर्ट्स। इंटेलेक्चुअल लेवल पे बच्चे की डेवलपमेंट ज़रूरी है, बट साथ के साथ फिजिकल लेवल पे बच्चे की डेवलपमेंट और ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिजिकल डेवलपमेंट लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से नहीं हुई तो इंटेलेक्चुअली बच्चा कितना ही अच्छा हो बट फिर भी कॉन्फिडेंस से लैकिंग होएगा। इस वजह से फिजिकल एक्टिविटी हमारे बच्चों को हमें बचपन से ही प्रमोट करनी चाहिए, जिससे उनमें स्किल डेवलपमेंट हो, उनकी बॉडी डेवलपमेंट हो और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के पार्ट बने। तो अगर बचपन से ही उनको फिजिकल एक्टिविटी की आदत पड़ जाती है तो वही आदतें अपनी अडल्टहुड में भी कंटिन्यू होती हैं, जिससे रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी की डेवलपमेंट अच्छी होती है, मसल स्ट्रेंथ बनी रहती है, एंड जो ओल्डर एज में जॉइंट पेन्स, नी पेन्स और ये सब कुछ आते हैं, अगर स्टार्टिंग से ही फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की अच्छी है तो वो बाद में आने की टेंडेंसी और कम रहती है। तो एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, माने साइकिलिंग, जो कोई क्रिकेट में बच्चा इंटरेस्टेड है, कोई बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड है, रोज़ाना 1.5 घंटे की रिगरस फिजिकल एक्टिविटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन, उनको करने देना चाहिए। तो अब डॉक्टर शरद, आप जाते जाते बच्चों को कुछ टिप्स अगर देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिए। मैं टिप्स बच्चों को और उनके पेरेंट्स को दोनों को देना चाहूँगा। बच्चों के लिए सबसे पहले आप टीवी, मोबाइल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, बट मॉडरेशन में। जब मम्मी पापा बोलते हैं कि उसको बंद करें तो उसको बंद करना चाहिए। स्पेशली नाइट के टाइम में कभी भी टीवी, मोबाइल का इस्तेमाल स्पेशली बच्चों को नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, फ्रेंड्स बनाएं, खेलें, बाहर जाएं, आउटडोर स्पोर्ट्स परस्यू करें, जिससे बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा हो पाए। पेरेंट्स के लिए सलाह, अपने बच्चों को फ्रेंड्स बनाने में प्रमोट करें, एक दूसरे के साथ खेलने के लिए प्रमोट करें, उनका सोशल सर्कल बनाएं, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़, कैंप्स, स्पोर्ट्स कैंप्स में डालें, उनकी स्किल्स डेवलप करें और उनको एक हेल्दी न्यूट्रिशन सिखाएं स्टार्टिंग से ही। मैं ये नहीं बोलता कि बच्चे को कभी भी आप बाहर का खाना ना खिलाएं, कभी भी उसको चिप्स ना दें, बट हमें एक हफ्ते में एक टाइम फिक्स करना चाहिए। मानिए संडे शाम का टाइम अगर फिक्स कर लिया तो बच्चे को हफ्ते में केवल एक बार ही बाहर का खाना दें, बट बाकी टाइम उसकी आदतें बचपन से ही डेवलप करें कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसको अच्छी लगने लग जाए। उसको ये लगने लग जाए कि जो मैं रोटी, सब्जी, फ्रूट्स एंड ग्रीन सैलड्स, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड एग्स खा रहा हूँ वो एक अच्छी लाइफस्टाइल का पार्ट है, जिसको आगे इनकलकेट करके वो आगे बढ़ते चले जाएं और आगे उनको यही चीज़ अच्छी लगे। फैमिली आउटिंग, सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल में रहना बहुत अच्छा है, पर उसको रिस्ट्रिक्ट करें। बाहर के खाने को हफ्ते में एक बार ही करा, सब लोग साथ में बैठे हैं, बाहर गए, एंजॉय कीजिए अपना टाइम, बट न्यूट्रिशन के लिए घर का खाना सबसे अच्छा है। हमारे घर की गृहिणियाँ जो खाना बनाती हैं उनको सब मालूम है कि कितना अच्छा न्यूट्रिशन घर के खाने में रहता है, बाहर के खाने में कितना फैट्स,
फूड कलर एनहांसर्स, फ्लेवर एनहांसर्स डाले जाते हैं। तो जितना प्योर और पौष्टिक घर का खाना है उतना किसी भी बाहर का खाना नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोबारा हमारे तिवारी जी टॉक शो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी बच्चों और उनके माँ बाप के लिए दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो आज एक काम करते हैं, आज क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, आज आप लोग कमेंट करके अपने सवाल पूछिए और डॉक्टर शरद कमेंट में उसका रिप्लाई करेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चों में अगर कोई घुटने में दर्द है या मस्कुलर पेन है, कहीं और दर्द है, उससे रिलेटेड करिए, तो उसके जो भी रिप्लाई होंगे डॉक्टर शरद गुप्ता खुद आपको देंगे। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें रिप्लाई करिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं आप। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।